हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम देख रहे हैं इंडिया ईयर बुक को। ठीक है, 12 चैप्टर कवर हो चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और उसके साथ ही शिक्षा। यहाँ से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से लगभग कुछ पिछले दो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 23 में भी पूछा गया था, 24 में भी पूछा गया था। तो ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा के बाद हम देखेंगे कल्याण, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 13 और 14। तो आइए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 13 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। तो पहले ही इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट आपने मार्क कर लेना है, क्योंकि इससे सवाल लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है मंत्रालय, संक्रामक तथा गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और देश भर में अनुसंधान को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंट्रो। बाकी आगे अगर हम बात करें तो काम की चीज़ हमारे लिए यहाँ पर है कि पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। ठीक है, ये 2021 से 26 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। तो ये याद रखना, कब से 2021 से 2026 के लिए शुरू किया गया है पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। क्यों शुरू हुआ है? तो जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों, जैसे कोविड आया था एकदम से आया है ना, तो ऐसे ही अगर जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों के खिलाफ बेहतर तैयारी के दीर्घकालिक लक्ष्य के साथ किसी भी नई और उभरती हुई बीमारी की पहचान करने और उसके प्रबंधन के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, प्रणाली और संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए ये उद्देश्य था। शुरू कब हुआ? 2021 में शुरू हुआ गया पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना, और 2021 से 2026 की अवधि के लिए शुरू हुआ था। ठीक है, उद्देश्य भी ऊपर दिया हुआ है। फिर आगे है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य। ठीक है, ये वाला सेगमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी इसमें टॉपिक है मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष को 2014 में पूर्ण टीकाकरण कवरेज को 90% तक बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ठीक है, 2014 में शुरू हुआ कि पूर्ण टीकाकरण जो कवरेज है वो 90% तक बढ़ जाए, जिससे कम टीकाकरण कवरेज वाले और पहुंच से दूर क्षेत्रों में बिना टीकाकरण वाले और आंशिक रूप से टीकाकरण करने वाले गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लक्षित किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। फिर 2017 में इसे और तेज किया गया, और क्या शुरू हुआ? गहन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया 2017 में। इसमें कहा गया कि इसको और थोड़ा, इस प्रोग्राम को और थोड़ा बढ़ाओ, है ना। नए टीकों की अगर हम बात करें तो सिर्फ हल्का हल्का देख लीजिए कि 2014 से अब तक भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में 6 नए टीके शामिल किए गए हैं। अब ये 6 नए टीके कौन से हैं? तो एक हो गया खसरा रुबेला टीका। ठीक है, दूसरा है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन यानी पीसीवी। तो इसमें क्या है कि 2017 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत इसे शुरू किया गया था, ताकि न्यूमोकोकल न्यूमोनिया के कारण होने वाली 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और रुग्णता को कम किया जा सके। ठीक है, तो पीसीवी हो गया। रोटा वायरस वैक्सीन शुरू की गई है। इसके साथ ही निष्क्रिय पोलियो से बचाव का वैक्सीन शुरू किया गया है। जापानी इंसेफेलाइटिस टीका शुरू किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपने अंदर पढ़नी हो तो एक बार देख लेना। ठीक है, फिर आगे है टेटनस और वयस्क डिप्थीरिया वैक्सीन। तो ये कुल मिला के 6 वैक्सीन उसमें शामिल की गई हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2014 में शुरू किया गया था। इसमें स्कीम आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है बच्चों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। ठीक है, बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और समुदाय में बच्चों को व्यापक देखभाल प्रदान करना। इसमें जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों में जन्म के समय दोष, रोग, कमियां और विकास में देरी के लिए जांच की जाती है। ठीक है, तो जो क्राइटेरिया क्या है कि बर्थ से लेके कितने साल तक? 18 साल तक। ठीक है, ये क्राइटेरिया है। इसमें इन बच्चों की देखभाल वगैरह सब की जाएगी। इसकी 4 प्रमुख रणनीतियां हैं। एक तो हो गया आंगनबाड़ी यानी 0 से 6 वर्ष तक, और फिर सरकारी स्कूलों में 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए मोबाइल स्वास्थ्य टीमों द्वारा सामुदायिक जांच, प्रसव स्थलों पर नवजात शिशुओं की जांच और जन्म दोषों की पहचान के लिए व्यापक नवजात जांच, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, आगे क्या है? अब इसमें है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आपने देखा, इसमें कहा गया है कि ये सेवाएं रोगी को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, जिससे उनके परिवारों को उपचार में होने वाले खर्च को कम करने में मदद मिलती है। तो याद रखना, ये जो सेवाएं मिलेंगी ये रोगी को निःशुल्क दी जाएंगी। अगला कार्यक्रम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। आपने बाल देख लिया, अब किशोर देख लीजिए। तो ये भी 2014 में शुरू किया गया था। किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानकारी, सामग्री और सेवाएं मुहैया कराने के लिए की गई थी। यह कार्यक्रम यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से परे भारत में किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करता है। ठीक है, इसमें कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वहां पर इसकी बात की गई है। एक तो है किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक।
किशोरों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी पीएचसी आपने सुना होगा, है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के पहले स्तर के रूप में कार्य करते हैं। इनका व्यापक उद्देश्य किशोरों को परामर्श और नैदानिक सेवाएं प्रदान करना है। फिर दूसरा है साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण, ठीक है, मतलब जो आयरन की कमी होती है उसकी पूर्ति करना है। तो साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण में आयरन और फोलिक एसिड की कमी से, ठीक है, आयरन और फोलिक एसिड, इसकी कमी से होने वाले एनीमिया की रोकथाम के लिए 10 से 19 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, ठीक है। और किस उम्र की? 10 से 19 वर्ष की। स्कूल जाने वाले लड़के और लड़कियों और स्कूल न जाने वाली लड़कियों को साप्ताहिक पर्यवेक्षित आईएफए गोलियां प्रदान करना शामिल है, ठीक है। साप्ताहिक, हर सप्ताह देना है, यहाँ पर मासिक लिख के कंफ्यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना है आपने। यह कार्यक्रम देश भर में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है, जिसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं, ठीक है। ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्र में शामिल है और सरकारी और जो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो भी इसमें शामिल हैं। फिर है किशोरियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता योजना। इसका उद्देश्य है 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देना। अगला है सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य क्या है कि किशोरों को पोषण, यौन तथा प्रजनन, स्वास्थ्य, गैर संचारी रोगों की स्थितियों, उनके दुरुपयोग, चोट तथा हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में नियमित रूप से सहकर्मी शिक्षा कार्यक्रम का लाभ मिल सके, ये सारी चीजें हैं। अगला है आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम। तो आयुष्मान भारत स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, ठीक है। इसमें 2 मिनिस्ट्री इंक्लूड हैं, आपने याद रखना है कौन है। एक तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो गया और दूसरा स्कूल से तो आप शिक्षा मंत्रालय, इतना नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है। जिसमें स्कूल आधारित स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों को आयुष्मान भारत कार्यक्रम के स्वास्थ्य एवं कल्याण घटक के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। फिर इसमें आगे क्या है, इतना कुछ है नहीं, फिर आगे देख लेते हैं माँ का पूर्ण स्नेह MAA कार्यक्रम, ठीक है। माँ, ये माँ प्रोग्राम है, ये क्या है ये देखते हैं। नवजात और छोटे बच्चे के आहार, ठीक है, तरीकों में स्तनपान कराने को बढ़ावा देना और स्वास्थ्य सुविधाओं पर आशा कार्यकर्ता और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के माध्यम से 6 महीने की उम्र तक केवल स्तनपान कराने पर जोर देना शामिल है, ठीक है। माँ का पूर्ण स्नेह यानी माँ कार्यक्रम स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से स्तनपान प्रथाओं के प्रचार, संरक्षण और समर्थन की दिशा में प्रयासों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है ताकि स्तनपान की उच्च दर हासिल की जा सके, ठीक है। तो ये बेसिकली माओ को इस पे प्रोत्साहन देना है कि वो स्तनपान कराएं बच्चों को, है ना। तो ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया है, माँ कार्यक्रम। फिर अगला है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। 2023 में क्वेश्चन आया था, इधर से उठा के इधर कर दिया था, तो आपने ये देख लेना है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं, ठीक है। कौन कौन शामिल है? गर्भवती महिलाएं शामिल हैं और बीमार शिशु शामिल है। उनकी जेब से होने वाले खर्च को खत्म करना है। वर्ष 2014 में इस कार्यक्रम को गर्भावस्था की सभी प्रसव पूर्व, ठीक है, याद रखिएगा, गर्भावस्था की सभी प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर यानी प्रसव के पहले और प्रसव के बाद जो भी जटिलताएं थीं तथा 1 वर्ष तक के सभी बीमार शिशुओं को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया। तो कौन से शुरू किए जाए जो कवर किए जाएंगे? एक तो प्रसव के पहले और प्रसव के बाद वाली जो जटिलताएं हैं वो महिलाओं के लिए, तथा दूसरा 1 वर्ष तक के सभी बीमार शिशुओं को कवर किया जाएगा और इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तो ये आपने स्कीम याद रखनी है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अगला है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन योजना। ये योजना कब शुरू हुई थी? 2019 में ये योजना शुरू की गई थी। वर्ष 2019 में शुरू की गई सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन योजना का उद्देश्य था जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में होने वाली या केंद्रों में आने वाली प्रत्येक महिला और नवजात शिशु को सुनिश्चित, गरिमापूर्ण, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, जिससे किसी भी बीमारी से मां और नवजात बच्चे की मृत्यु को रोका जा सके, ठीक है। तो ये कुल मिला के सुमन कार्यक्रम की बात हो गई, 2019 में शुरू हुआ था, जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में महिला और नवजात शिशु के लिए है। फिर आगे है मुस्कान पहल, ठीक है। मुस्कान पहल क्या है? तो मुस्कान पहल का उद्देश्य है जन स्वास्थ्य सुविधाओं में, ठीक है, जन स्वास्थ्य सुविधाओं में बच्चों के अनुकूल गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना है। तो किसके लिए? बेसिकली ये बच्चों के लिए है, ताकि नवजात और बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम किया जा सके। तो याद रखिएगा कि चर्चा में रही मुस्कान पहल किससे संबंधित है? तो ये वाला है, जन स्वास्थ्य सुविधाओं में बच्चों के अनुकूल गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करनी है ताकि नवजात, बाल रुग्णता और मृत्यु दर को कम किया जा सके।
पहल के उद्देश्य में क्या शामिल है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में, ठीक है, कितनी क्राइटेरिया दी है, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में रोके जा सकने वाली मृत्यु दर और रुग्णता को कम करना, बाकी और सारी चीज़ें दी हैं, पोषण वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आगे है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। कब शुरू हुआ था? 2016 में शुरू किया गया था, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, PMSMA, ठीक है, PMSMA। तो देख लीजिए क्या है इसमें। 2016 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को, ठीक है, बेसिकली किसके लिए है? प्रेग्नेंट वीमेन के लिए। तो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए है ये वाला प्रोग्राम। तो गर्भवती महिलाओं को हर महीने की 9 तारीख को एक विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक निश्चित दिन निःशुल्क, सुनिश्चित और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच प्रदान करना है, ठीक है। यानी जो डिलीवरी के पहले वाली जो जांचें हैं उनकी सारी जांच हैं, मतलब वो फ्री की जाएंगी, किसके द्वारा? एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा या विशेषज्ञ द्वारा एक निश्चित दिन, ठीक है, हर महीने की 9 तारीख को, ऐसा इसमें कहा गया है। निजी क्षेत्र में कार्यरत OBGY विशेषज्ञों, रेडियोलॉजिस्ट, चिकित्सकों को भी अभियान के लिए स्वयंसेवक बनने और नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब इसमें आप ये कहा जाता है कि भाई अपना भी आप CSR कर दो, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप अपना भी थोड़ा श्रमदान कर दो। तो निजी क्षेत्र के जो डॉक्टर वगैरह, रेडियोलॉजिस्ट वगैरह हैं, वो भी इस कार्य में एज अ स्वयंसेवक आ सकते हैं, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। तो बच्चों और किशोरों यानी 1 से 19 वर्ष में, ठीक है, 1 से 19 वर्ष में मिट्टी से पेट में जाने वाले कीड़ों से होने वाले संक्रमण को कम करने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 2 चरण, कब? फरवरी और अगस्त में एक ही दिन में एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं, ठीक है, मतलब साल में 2 बार दी जाती हैं, फरवरी और अगस्त में। हालांकि मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़कर यहाँ प्रतिवर्ष दी जाती हैं, जबकि इन दोनों राज्यों को छोड़कर अगर बात करें तो 2 चरणों, यानी फरवरी में दी जाती है एल्बेंडाजोल और दूसरी अगस्त में दी जाती है, ठीक है। अगला है एनीमिया मुक्त भारत। ये अगर आपने 2023 का पेपर देखा होगा तो वहाँ पर यहाँ से लाइन बाय लाइन यहाँ से उठाया गया था, ठीक है। तो एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम 6 लाभार्थी समूहों, कौन कौन से 6 लाभार्थी समूह? एक तो 6 से 59 महीने के बच्चे हो गए, 5 से 9 वर्ष के बच्चे हो गए, 10 से 19 वर्ष के किशोर, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताओं और प्रजनन आयु वर्ग 20 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए कार्यान्वित किया गया है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया दी हुई है, ये आप देख लेना। यह रोग निरोधी आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण 1 से 19 वर्ष के बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कृमि मुक्ति, ठीक है, किसके लिए शुरू किया गया है? एक तो हो गया कृमि मुक्ति, फिर एनीमिया के लिए परीक्षण और उपचार, ठीक है, दूसरा हो गया गहन व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान। सरकारी वित्त पोषित जन स्वास्थ्य कार्यक्रम में IFA फोर्टिफाइड भोजन का प्रावधान और मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानीय क्षेत्रों में एनीमिया के गैर पोषण संबंधी कारणों से निपटने संस्थागत तंत्र के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बताया गया कि कितने वर्ग के लिए है एनीमिया मुक्त भारत? 6 लाभार्थी समूहों के लिए है। और किन मतलब जगह पर यूज़ किया जाएगा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कृमि मुक्ति, एनीमिया, फोर्टिफाइड भोजन का प्रावधान, मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी, फ्लोरोसिस, इन पर ध्यान देने के लिए किया गया है। तो यही इसमें कूट में पूछा गया था। अगला है पोषण पुनर्वास केंद्र। तो गंभीर तीव्र कुपोषण के सुविधा आधारित प्रबंधन को 2010 में एक कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था, यानी पोषण पुनर्वास केंद्र 2010 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य था चिकित्सा जटिलताओं के साथ गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित 5 वर्ष से, ठीक है, किन से? जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की चिकित्सा और पोषण संबंधी चिकित्सकीय देखभाल यहाँ पर करनी है इस वाले प्रोग्राम में। अगला है विटामिन ए अनुपूरण। तो विटामिन ए अनुपूरण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 साल से कम आयु के 9 से 59 महीने, ठीक है, 5 साल से कम आयु के 9 से 59 महीने सभी बच्चों को 2 साल में 2 बार विटामिन ए अनुपूरक दिए जाते हैं। तो ये 2 साल में 2 बार दिया जाना, यानी हर साल में 1 दी जाएगी खुराक। फिर आगे देख लेते हैं। आगे ये आप पढ़ लेना, ठीक है, इसको सिर्फ हाईलाइट कर दिया, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। ये आप देख लीजिए, स्टॉप डायरिया अभियान। तो डायरिया में ORS और जिंक के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2014 से मानसून और प्री मानसून सीजन, ठीक है, मानसून यानी मानसून के टाइम और प्री मानसून यानी मानसून आने से पहले, उस दौरान ये अभियान चलाया जा रहा है 2014 से, जिसका अंतिम उद्देश्य है बचपन में डायरिया के कारण होने वाली मौत की संख्या को कम करते हुए बाल मृत्यु को शून्य करना। 2024-25 के दौरान मंत्रालय ने डायरिया अभियान का नाम बदलकर स्टॉप डायरिया अभियान कर दिया है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जिसमें
5 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे को 2 ORS पैकेट और 14 जिंक टैबलेट की सह पैकेजिंग जैसी संशोधित रणनीति का कार्यान्वयन किया जाएगा। क्या दिया जाएगा? जो 5 वर्ष से कम उम्र का प्रत्येक बच्चा है उसको 2 ORS पैकेट मिलेंगे और 14 जिंक टैबलेट दी जाएंगी। यह अभियान जुलाई अगस्त 2024 से शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये करंट का टॉपिक है, याद रखिएगा, स्टॉप डायरिया अभियान। गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन विधेयक 2021, विधेयक तो नहीं, अभी अधिनियम बन चुका है। इसमें क्या हुआ है कि जो गर्भावस्था की अधिकतम सीमा थी उसको 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड की गई है जो आपने करंट में पढ़ी होंगी कि मतलब कितने डॉक्टर की अनुमति चाहिए और किस कंडीशन में 24 सप्ताह से भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। अभी आपने पिछले साल कुछ देखा होगा कि एक 28 सप्ताह का गर्भ हो चुका था, उसको भी समाप्त करने की अनुमति मिली थी। ठीक है, तो वो कुछ अपवाद होते हैं, वो आप लिख सकते हो, वो आपको अलग से ध्यान रखने की भी चीज़ है वो। ठीक है, हर चीज़ आप लिख भी नहीं सकते हो। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग फैसिलिटेशन सेंटर, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली में मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई है और यह 2014 से चल रहा है। यह केंद्र गर्भवती महिलाओं, बच्चों के माता पिता और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सीधे प्रासंगिक जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य कर रहा है। यह 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 8 भाषाओं, ठीक है, 22 राज्य और यूटीज, ठीक, तो यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, ओडिया, मराठी और असमिया में संचालित है। तो ये 8 भाषाओं में ही संचालित है। स्टेटमेंट ऐसे पूछ सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में शामिल जितनी भी भाषाएं हैं उसमें ये संचालित है, तो नहीं, सिर्फ 8 भाषाओं में संचालित है। ठीक है, फिर है एनम ऑनलाइन, अनमोल पहल, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अनमोल, अनमोल क्या है? ये एक टैबलेट आधारित एप्लीकेशन है जो एनम फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को लगभग वास्तविक समय के आधार पर लाभार्थियों के सेवा रिकॉर्ड दर्ज और अद्यतन करके अपने दिन प्रतिदिन के काम को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाता है। 2016 में लॉन्च किया गया था और यह ऐप वर्तमान में 28 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है और 4 अलग अलग भाषा यानी अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ में काम करता है। तो ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक तो क्या काम है, या ऐप जो है ये कितनी भाषाओं में है, कब लॉन्च हुआ था, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर एक इसमें सेगमेंट है किलकारी और मोबाइल अकादमी। तो किलकारी जिसका अर्थ है छोटे बच्चे की आवाज़, है ना, तो यह गर्भावस्था की दूसरी तिमाही, ठीक है, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही यानी 4 से 6 महीने वाला जो पीरियड है, तो दूसरी तिमाही से लेकर बच्चे के 1 वर्ष का होने तक बच्चे के जन्म और बच्चे की देखभाल के बारे में मुफ्त साप्ताहिक समय उपयुक्त 72 ऑडियो संदेश सीधे मोबाइल फोन पर देती है। ठीक है, तो ये हो गया किलकारी का। इसे 20 राज्यों में शुरू किया गया है। तो ये पूछ सकते हैं कि इसे सभी राज्यों में लागू किया गया, नहीं, तो इसे 20 राज्यों में लागू किया गया है। फिर अगला है मोबाइल अकादमी। तो मोबाइल अकादमी एक निःशुल्क ऑडियो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसे मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, ठीक है, के ज्ञान को बढ़ाने और उन्हें नई जानकारी उपलब्ध कराने और लोगों से संपर्क स्थापित करने के कौशल में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अगर अगल बगल आपने देखा होगा जो आशा बहुएं जिनको बेसिकली बोलते हैं, जो आंगनबाड़ी वगैरह में दिखेंगी, तो उनको टैब मिला था, हालांकि उनके बच्चे टैब लेके घूमते थे और पिक्चर भरवा रहे थे उसमें। ठीक है, फिर है अनुदैर्ध्य आयु अध्ययन। ये क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है भारत में अनुदैर्ध्य आयु अध्ययन। ये भारत की बुजुर्ग आबादी के स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक निर्धारकों परिणामों की वैज्ञानिक जांच का एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। यह सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्धों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि सर्वेक्षण है। इसे भारतीय बुजुर्ग आबादी की जरूरतों के अनुसार विकसित किया गया है। ठीक है, विकसित कर लीजिए आप। परिवार नियोजन की बात करें तो भारत दुनिया का पहला देश था जिसने जनसंख्या नीति को अपनाया। ठीक है, अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत और इसमें है भारत के लिए समग्र स्वास्थ्य सेवा। तो 2018 में भारत ने आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया। ठीक है, यह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज विशेष रूप से ग्रामीण और कमजोर आबादी में विस्तार करने के लिए अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य मिशन था। ठीक है, आयुष्मान भारत का उद्देश्य है प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर स्वास्थ्य को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए पथ प्रदर्शक हस्तक्षेप करना। इसका उद्देश्य अपने 4 स्तंभों द्वारा होता है। ठीक है, कौन से 4 स्तंभ हैं? एक तो हो गया स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। तो ये इसके 4 मुख्य घटक हैं।
अगला टॉपिक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो यहाँ से देखिए कि गरीब और कमजोर वर्गों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल प्रदान करने वाले अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करने हेतु आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में शुरू की गई थी। तो यहाँ पर प्राथमिक देखभाल की बात नहीं की गई है, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल। प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए, ठीक है। फिर जो पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को समाहित करती है, यानी ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसमें ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना समाहित हो जाती है। इस स्वास्थ्य कवर में अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन, मान लीजिए आज आपको भर्ती होना है तो उसके पहले के 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15, यानी आज से 15 दिन का खर्च शामिल है। तो टोटल आप देख लीजिए 18 दिन का यहाँ पर खर्च आपको मिलेगा, ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थी परिवारों के सभी सदस्यों को कवर किया जाए। परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है कि परिवार में इतने ही आदमी हो। इसके अलावा योजना के लाभ पूरे देश में कहीं भी लिए जा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। योजना का वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा किया जाता है, यानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों पैसा देते हैं। सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है? 60:40, यानी 60 केंद्र का और 40 राज्य का। पूर्वोत्तर के लिए कितना है? 90-10 का। और जम्मू कश्मीर के लिए कितना है? 90-10 का। अगला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये डिजिटल मिशन कब शुरू हुआ था? 2021 में इसको शुरू किया गया था। तो 2021 में शुरू किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करने के लिए देश में एक व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। और मिशन के तहत एक प्रमुख घटक नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता है, ठीक है। तो इसमें एक खाता बनेगा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। कुल मिला के जो हेल्थ रजिस्ट्री या हेल्थ आईडी जिसको आप बोल सकते हो, तो इसके तहत इसकी बात की गई है। फिर ई संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा। तो बस इतना याद रखिए, ई संजीवनी क्या है? राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। जैसे आप देखते हो कि तमाम ऐसे ऐप आ गए ना जहाँ आप डॉक्टर से ऑनलाइन बात कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ है ई संजीवनी बेसिकली। अगर आपको पढ़ना हो तो हाईलाइटेड पार्ट है, आप पढ़ लेना। फिर है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आयुष्मान भारत का पहला घटक है स्वास्थ्य सेवा को लोगों के करीब लाने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा स्वास्थ्य उपकेंद्रों को उन्नत करके 1.5 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र के गठन से संबंधित है। किसके लिए? बेसिकली आपने वहां पर देखा था ये आयुष्मान, ये वाली कौन सी योजना थी? सॉरी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, सॉरी। तो और दूसरा ये मंदिर है। तो जन आरोग्य योजना में आप माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर देखभाल देख रहे थे। आरोग्य मंदिर में क्या होगा? ये प्राथमिक स्तर पर है, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बात की जाएगी यहाँ पर। फिर क्या है? इस लक्ष्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए आयुष औषधालयों और कुछ SHC, यानी SHC क्या है? स्वास्थ्य उपकेंद्र, इनको उन्नत करके आयुष HWC का निर्माण भी शामिल है। HWC क्या है? स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र, ठीक है, इनका निर्माण इसमें शामिल किया जाएगा। यह है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। फिर आगे देखते हैं। आगे है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, जिसको हमने शुरुआत में ही देख लिया था, 2021 से 2026 के लिए शुरू होगा, ठीक है, वहां पर सारी चीजें दी थी। अगला है सक्षम। तो सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को प्रोत्साहित करना, ये इसका फुल फॉर्म है सक्षम का। यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक डिजिटल लर्निंग पहल है। यह देश में स्वास्थ्य पेशेवरों और मेडिकल छात्रों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समर्पित और एकीकृत मंच है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि किसके लिए है? जो स्वास्थ्य पेशेवर हैं और जो मेडिकल के छात्र हैं उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। ज़्यादातर लिखा होगा कि इसको NIC ने विकसित किया है या ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको याद रखना है किसने किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान नई दिल्ली। सक्षम को देश के मेडिकल छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा और सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। फिर है ई सुश्रुत, एक अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली। तो चर्चा में रहा ई सुश्रुत क्या है? ये अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली है। तो CDAC का किसने विकसित किया है? CDAC ने, ठीक है, CDAC ने इसको विकसित किया है। CDAC का ई सुश्रुत, एक अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य है कंप्यूटिंग शक्ति का लाभ उठाकर आम जनता को कम लागत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ई सुश्रुत में बेहतर अस्पताल प्रशासन और रोगी स्वास्थ्य सेवा के लिए एक एकीकृत कंप्यूटरीकृत नैदानिक सूचना प्रणाली शामिल है। तो इसमें ये बात की जा रही है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं।
आगे है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। तो सिकल सेल रोग को समाप्त करने के लिए 2023 में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया था। कब आया था ये? 2023 में। ठीक है, आप बाकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य भारत ने क्या रखा है। ठीक है, वैसे तो आप कमेंट में बताओगे नहीं, लेकिन अपने आप खुद तो पढ़ लेना। इसका उद्देश्य क्या है कि जनजातीय क्षेत्रों के प्रभावित 278 जिलों में 2025-26 तक 7 करोड़ लोगों की लक्षित जांच करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, सिकल सेल रोग को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था। पीएम जनमन आप पहले भी पढ़ चुके हो। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान 2023 में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों यानी पीवीटीजी के परिवारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके सामाजिक आर्थिक स्थितियों में उनकी सुधार करना है। ठीक है, तो ये हो गया पीएम जनमन। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। फिर देखते हैं राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम इसलिए शुरू किया गया था ताकि 2025 तक भारत से टीबी को समाप्त किया जा सके। एनटीईपी के तहत क्या है, मतलब ये जो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम है, इसके तहत सरकार इलाज के दौरान प्रतिमाह 500 रुपए की वित्तीय सहायता के साथ मुफ्त निदान और गुणवत्तापूर्ण दवाएं देश के सभी टीबी रोगियों के लिए प्रदान करती हैं। क्या क्या देती हैं? इलाज के दौरान प्रतिमाह 500 रुपया देती हैं, उसके साथ साथ मुफ्त निदान और गुणवत्तापूर्ण दवाएं भी मिलती हैं सभी टीबी रोगियों को। फिर है दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति। तो दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति को 2021 में शुरू किया गया था। तो ये नीति कब आई थी? 2021 में आई थी ये नीति। इसके तहत दुर्लभ बीमारियों की पहचान की गई है और उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसके तहत किसी भी श्रेणी के दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों को किसी भी उत्कृष्टता केंद्र में उपचार के लिए 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2018 पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है हेपेटाइटिस से लड़ना और 2030 तक हेपेटाइटिस सी को खत्म करना है। ठीक है, कब तक खत्म करना है? 2030 तक। और किसको? हेपेटाइटिस का जो सी वाला है ना, ए बी सी आपने पढ़े होंगे, तो सी को खत्म करना है 2030 तक। और सतत विकास लक्ष्य के अनुरूप वायरल हेपेटाइटिस के अन्य प्रकारों के कारण होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना है। तो बेसिकली ये कब कार्यक्रम शुरू हुआ? 2018 में, और टारगेट इसमें दिया है 2030 तक हेपेटाइटिस सी को खत्म करना है। फिर है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। अब इसमें पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर जनित रोग है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, मलेरिया हो गया, जापानी इंसेफ्लाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, काला जार हो गया, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हो गया, है ना। ये सब क्या है? ये वेक्टर जनित रोग हैं और इनके रोकथाम के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी जिस राज्य से संबंधित है या कोई यूटी है तो वो इस जो ये कार्यक्रम है रोग नियंत्रण कार्यक्रम, इसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। फिर उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो मलेरिया की अगर हम देखें तो भारत ने मलेरिया में कमी लाने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसमें क्या है कि देश ने 2015 से 2023 के बीच मलेरिया की बीमारी में 80.53% और मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में 78.38% की कमी हासिल की है। तो आपने ये याद रखना है कि मलेरिया में कमी हुई है। ठीक है, कालाजार, इसमें भी 1 से अधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं प्रति 10,000 की जनसंख्या में किसी भी ब्लॉक में। ठीक है, तो इसमें भी उपलब्धि हासिल की है। फिर डेंगू और चिकनगुनिया में भी क्या हुआ है कि राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसार 1% पर बना हुआ है डेंगू केस मृत्यु दर। तो ये आपको याद रखना है कि डेंगू केस मृत्यु दर हाईलाइटेड टॉपिक था इस बार। डेंगू प्रति 100 मामले में मृत्यु, ठीक है, प्रति 100 मामले में अभी 1% ही बनी हुई है। जापानी इंसेफ्लाइटिस दिया है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण होने वाली मृत्यु दर CFR 2012 में 18% थी, जबकि 2023 में कितनी हो गई है? 5.9%। मतलब यहाँ पर भी कमी हुई है। 5 राज्य यानी असम, बिहार, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 60 प्रस्तावित बाल चिकित्सा गहन देखभाल इकाइयों में से 44 पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है, काम करने दीजिए उनको। फिर गैर संचारी रोग में टॉपिक है राष्ट्रीय फ्लोरोसिस की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, तो पंगु कर देने वाला, पंगु मतलब पैरालाइज्ड हो जाता आदमी, है ना, तो पंगु कर देने वाला रोग फ्लोरोसिस मुख्य रूप से पीने के पानी, ठीक है, पीने के पानी के माध्यम से फ्लोराइड के अत्यधिक सेवन से होता है। अगर फ्लोराइड का अत्यधिक सेवन हो जाएगा तो ये हो जाएगा फ्लोरोसिस वाला रोग। BIS मानकों के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की वांछनीय सीमा कितनी है? 1 मिलीग्राम प्रति लीटर है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो BIS मानकों के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की वांछनीय सीमा है 1 मिलीग्राम पर लीटर और अनुमेय सीमा कितनी है? 1.5 मिलीग्राम पर लीटर।
पानी या भोजन में फ्लोराइड की अधिकता से स्वास्थ्य संबंधी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डेंटल फ्लोरोसिस हो जाएगा, स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाएगा या नॉन स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, फ्लोरोसिस की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2008-2009 में चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय फ्लोरोसिस की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2008-9 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2008-9 में कार्यक्रम शुरू हुआ था। बाकी आपने याद रखना है कि वांछनीय सीमा कितनी है। फिर आगे देखते हैं, आगे जो भी ये है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब रोगियों को, ठीक है, गरीब रोगियों को डायलिसिस सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, तो केंद्र वित्तीय सहायता देता है इनको। 2022 में देश में कहीं भी डायलिसिस सेवाओं की सुविधा के लिए वन नेशन वन डायलिसिस के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। कब शुरू हुआ था? 2022 में। फिर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, तो 2022 में एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। बाकी इसमें कुछ काम का है नहीं, आगे देख लीजिए। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2007-2008 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था तंबाकू की खपत को कम करना और तंबाकू से संबंधित बीमारियों के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी बोझ को कम करना। नाम से स्पष्ट कर लेंगे कि तंबाकू को नियंत्रण करना है, बस याद ये करना है। पंचवर्षीय योजना कौन सी? 11वीं। और कब? 2007-8 के दौरान ये शुरू हुआ था। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं, आगे जो भी टॉपिक होगा। भारत स्ट्रीमिंग या ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों को विनियमित करने वाला विश्व स्तर पर पहला देश है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, ये जो आप ओटीटी पे पहले देखते हो, तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है, ना करें। फिर आगे देखते हैं, आगे ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़नी हो तो बेसिकली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं जो बाकी जो हाईलाइटेड पार्ट है वो मैं देख लेता हूँ। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई की बात की जा रही है यहाँ पर। तो वर्ष 2006 में, तो एक याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, ये कब लागू हुआ है? 2006 में लागू हुआ है। ठीक है, तो वर्ष 2006 में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम को लागू करके भारत ने देश में सुरक्षित खाद्य संस्कृति तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। ये इस बार जो पीसीएस का पेपर उत्तराखंड का हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब लागू हुआ। तो वर्ष 2008 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना नए कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए, ये फसाई किसके अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, फसाई। बाकी ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो आपने देखा होगा, ईट राइट इंडिया मूवमेंट किसने चलाया है? ये फसाई का ही है। इसमें क्या है कि सुरक्षित भोजन और स्वास्थ्यवर्धक आहार की उपलब्धता और खपत सुनिश्चित करके भारत की खाद्य सुरक्षा और पोषण परिदृश्य को बदलने के लिए शुरू किया गया है। तो ये बेसिकली फसाई के द्वारा शुरू किया गया है, ईट राइट मूवमेंट। फिर आगे देख लेते हैं, आगे बेसिकली यहाँ पर जो आयुष मंत्रालय है, और यहाँ पर जो आयुष मंत्रालय में जैसे ये होती है ना, आयुर्वेद हो गया, योग प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें इनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। और हाल ही में सोवा रिगपा को भी जोड़ा गया है। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर सारी आयुर्वेद देख लीजिए, ये दिया है। अगर एक बार देख लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। योग की बात यहाँ की गई है, मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, है ना, तो इन सब की चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। होम्योपैथी, तो अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना हो तो आप पीडीएफ से पढ़ लेना। बाकी आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है इसमें, आगे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर यहाँ से खत्म हो जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपने देख लिया है, जो नॉन इंपॉर्टेंट है वो भी आप देख लेना, क्योंकि पीडीएफ आपके पास रहती है। ठीक, आगे देखते हैं शिक्षा। तो सतत विकास के लिए, ठीक है, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा, विशेष रूप से लक्ष्य 4, ये किससे रिलेटेड है? शिक्षा से। तो व्यापक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और समावेशी न्याय संगत शिक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करता है SDG 4। ठीक है, मंत्रालय का उद्देश्य क्या है? यानी जो शिक्षा मंत्रालय, इसका उद्देश्य है NEP 2020, ये जो नई शिक्षा नीति आई थी 2020 वाली, इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। एक ये देख लीजिए, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये मेंस में भी पूछा गया है, प्रीलिम्स के लिए भी है। तो संविधान जो 86वां, ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत के संविधान में एक नया आर्टिकल जुड़ा था, अनुच्छेद 21A को। ठीक है, अनुच्छेद 21A शामिल किया गया, जिससे कि राज्य कानून द्वारा इसे निर्धारित कर सके। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो परिणामी कानूनों का प्रतिनिधित्व करता है, ये कब से प्रभावी हुआ? 2010 से प्रभावी हो गया।
यह अधिनियम एक उचित कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो कितने वर्ष के, 6 से 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपस्थिति प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करने का अधिकार देता है। यहाँ पर आरटी की मुख्य विशेषताएं दी हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी, ठीक है, सरकारों, स्थानीय प्राधिकरण, अभिभावकों को जिम्मेदारियों का निर्धारण करना होगा। बाकी सभी जो निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल हैं, यानी जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनको प्रवेश स्तर पर कमजोर वर्ग और वंचित समूह से संबंधित कम से कम 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक जो अच्छा है वो याद रखना आपने कि इस अधिनियम में ये भी बात की गई है, कम से कम 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहले उसके 1986 में आई थी, उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति आई है, और जिसका लक्ष्य है स्कूल और कॉलेज दोनों की शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाकर भारत को जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में परिणत करना। तो बेसिकली अगर आपको ऐसे इस टॉपिक पे लिखना हो तो आप यहाँ से डेटा उठा सकते हो, है ना। निष्ठा एक प्रोग्राम था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षकों को अपने में सुधार लाने और शिक्षण क्षेत्र के नवाचारों तथा उन्नत तकनीकों को जानने समझने के लिए निरंतर प्रयास अवसर उपलब्ध रहेंगे। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को व्यावसायिक विकास के निरंतर अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने, किसने शुरू किया है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने एक तो ये शुरू किया है, ठीक है। कब शुरू किया है, निष्ठा 2019 में शुरू किया है। इसमें है क्या, स्कूल प्राध्यापकों और शिक्षकों के समग्र विकास की राष्ट्रीय पहल निष्ठा का शुभारंभ किया गया था, जिसके माध्यम से प्राथमिक स्तर के, ठीक है, जो प्राइमरी लेवल के टीचर हैं उनको ये सुविधा प्रदान की जा रही है। तो ये आपने याद रखना है किसने शुरू किया है, कब शुरू किया है और किसके लिए शुरू किया गया है। इस समन्वित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि शिक्षकों प्राध्यापकों को विद्यार्थियों में अपनी सोच स्पष्ट करने की क्षमता विकसित करना, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके, ठीक है। तो इसमें इतना ही था। पीएम श्री आपने बहुत सुना होगा ना, तो पीएम श्री देख लेते हैं। यह योजना भारत सरकार की ओर से शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रायोजित का मतलब क्या होता है कि सेंटर और स्टेट की भागीदारी इसमें रहेगी। इस योजना के तहत 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल खोलने की व्यवस्था है, ठीक है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो स्थानीय निकाय हैं, केवीएस हैं, एनवीएस हैं, उनके प्रबंधन वाले स्कूलों को सशक्त बनाया जाएगा। और ये राष्ट्रीय शिक्षा योजना 2020 के सभी अंगों को अपनाएंगे, ठीक है, और आसपास के अन्य स्कूलों को दिशा निर्देश देंगे। ये बात है पीएम श्री स्कूल वालों की। फिर है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। इसमें जो भी लिखा है वो आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि पीएम पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, मतलब इसमें भी सेंटर और स्टेट का हिस्सा है। यह बाल वाटिका, जिसको आजकल आप प्ले स्कूल बोलते हो ना, कक्षा 1 से पहले, तो प्ले स्कूल यानी यह बाल वाटिका और कक्षा 1 से 8 में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को कवर करता है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अध्ययनरत हैं। ये सरकारी हैं और या सरकारी सहायता प्राप्त हैं। इनको क्या है, दो मुख्य समस्याएं, जैसे भूख और शिक्षा का, ठीक है, मतलब भूख और शिक्षा का सारी चीज़ें इनको मिलती रहे, ये इसमें प्रावधान किया गया है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है मध्याह्न भोजन नियम। तो मिड डे मील आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ये शुरू किया गया है, ठीक है। बाकी यार इसमें क्या दिया, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन है, इनके बारे में दिया है। नवोदय विद्यालय, इनका कब गठन हुआ, कैसे हुआ, एनसीईआरटी के बारे में दिया हुआ है। तो अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं जादुई पिटारा। तो जादुई पिटारा क्या है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, जादुई पिटाना हो गया। ये जादुई पिटारा सीखने और पढ़ाने की सामग्री का संग्रह है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NCF-FS 2022 के सुझाव पर विकसित किया गया है। इसमें चित्र, पढ़ने के लिए पोस्टर, खिलौने, गुड़िया, कठपुतलियाँ और प्रशिक्षकों के लिए हैंडबुक, ग्रेड आधारित पठन श्रृंखला, बरखा और यूजर्स मैनुअल इत्यादि शामिल है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ये पठन पाठन की प्रक्रिया है बेसिकली। जादुई पिटारा का डिजिटल प्रारूप विकसित करके 22 भाषाओं में इसका अनुवाद तैयार करके इसे दीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। दीक्षा पोर्टल पर क्या होता है कि जो हमें मिलते हैं, मतलब जो कोर्सेज हैं वो हमें ऑनलाइन मिल सकते हैं, है ना। परख की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के आकलन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निर्धारित अन्य कार्य निभाने से जुड़ी गतिविधियों को लागू करने तथा मानक एवं मानदंड और दिशा निर्देश तय करने के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एनसीईआरटी में, कहाँ पर, एनसीईआरटी में ये परख की स्थापना की गई है। दीक्षा जिसकी बात कर रहा था, ये एक राष्ट्र डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजिटल इंफ्रा फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है। ये दीक्षा पोर्टल हो गया। फिर आगे अगर हम देखें, ये यहाँ पर देखें CBSE की बात की गई है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है क्या, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, NIOS की बात की गई है। विद्यांजलि एक ये कार्यक्रम है। विद्यांजलि कार्यक्रम स्कूलों को सशक्त बनाने और देश भर में सामुदायिक निगमित सामाजिक दायित्व यानी CSR
और निजी क्षेत्र के सहयोग से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से कब शुरू किया गया था विद्यांजलि कार्यक्रम? 2021 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व की भावना को मजबूत बनाता है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निर्धारित किया गया था। तो बेसिकली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूर्ति करने में सहायक है ये प्रोग्राम। फिर एक है उल्लास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ठीक है, तो ये भी एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे आमतौर पर उल्लास के नाम से जाना जाता है, अर्थात समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ। यह योजना भी एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य है सभी पृष्ठभूमियों के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाना जिन्हें उचित शिक्षा नहीं मिल पाई है या जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो उनको करना है जो 15 वर्ष या उससे अधिक के हैं। ठीक है, तो ये उल्लास उनको टारगेट करता है। इस योजना का कार्यान्वयन स्व इच्छा के माध्यम से किया जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि स्वयंसेवक विद्यालयों के छात्र यूजीसी के अधीन उच्च शिक्षा संस्थान, एनसीटीई के अधीन शिक्षा संस्थान के ये छात्र होंगे। ठीक है, मतलब आप अपनी श्रद्धा अनुसार वहाँ पर जाके पढ़ा सकते हो। इसके अतिरिक्त साक्षर व्यक्ति जो योगदान करने के इच्छुक हैं, मतलब जिनकी श्रद्धा हो कि हम जाके पढ़ाएंगे, जैसे कि NYSK हो गए, NSS वाले हो गए, NCC वाले हो गए, CSO, गृहिणियाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये शिक्षा सक्रिय रूप से शामिल किए जा रहे हैं। मतलब अगर आपको मन हो तो वहाँ जाके आप पढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें। फिर आगे इसमें क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, बाकी ये जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम था, ये कब लॉन्च हुआ है? 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन इसका जो है वो 2023 में लॉन्च हुआ था। आगे बहुत सारी चीज़ें दी हुई, ये आपके लिए काम की है नहीं। अगर आपको लगता है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं PDF के थ्रू। ठीक है, बाकी एक मैंने यहाँ पर टॉपिक जो स्वत्व अधिकार है, कॉपीराइट, इसको हाईलाइट किया है। आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। और फिलहाल इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। टेलीग्राम से आप हमारे यहाँ जुड़ जाएंगे, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल ही जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद, अपनी पढ़ाई करते रहिए।